साथियों, आज की कहानी वास्तव में आपके होश उड़ा देगी। एक 24 साल की भाभी अपने 14 साल के देवर के साथ अकेले एक घर में रहा करती थी। भाभी का जो पति था, 1 महीना पहले ही उसका स्वर्गवास हो गया था। इसीलिए भाभी अपने देवर को अपने पास ही सुलाती थी, क्योंकि पति के गुजर जाने के बाद उसको नींद नहीं पड़ती थी, उसे डर लगता था। एक दिन आधी रात के समय वह अपने देवर को आजमाने लगी, सोचने लगी कि आखिर मेरा जो देवर है यह मेरे बारे में क्या सोचता है और यह मेरे साथ क्या क्या कर सकता है। जैसे ही 12 बजे रात का समय हुआ, वह अपने देवर के शरीर को इधर उधर छूने लगी। कुछ देर के बाद दरअसल वह अपने देवर में ऐसा कुछ देखती है कि उसके होश उड़ जाते हैं। साथियों, फिर वह 14 साल का देवर अपनी भाभी के साथ क्या क्या करता है, साथियों सब कुछ जानेंगे। बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। साथियों, यह कहानी एक 24 साल की भाभी और 14 साल के देवर की है। की महिला है, इसका नाम सरिता है। इसके पति का नाम विनोद है। विनोद के घर में विनोद और उसका भाई छोटू ही रहा करते हैं। विनोद के माता पिता का काफी साल पहले स्वर्गवास हो गया था, इसीलिए विनोद के घर में विनोद और उसका छोटा भाई था। और विनोद 1 महीना पहले ही एक सरिता नाम की लड़की के साथ शादी करके अपने घर में रहा करता है। दरअसल अब विनोद के घर में 3 लोगों का परिवार था। अब जो सरिता है, यह दोस्तों अपने छोटे देवर को अपने बेटे के समान माना करती है, क्योंकि इनके घर में कोई बड़ा नहीं था। अब जो सरिता थी वही घर में बड़ी थी। जो छोटा लड़का था 14 साल का था, जो सरिता थी इसे अपना बेटा अपने भाई के समान ही माना करती। वही जो सरिता की माँ थी, वह सरिता को यह भी कहती है कि बेटी, तुम्हारे घर में तुम्हारे सास ससुर नहीं है, तुम्हारे पति हैं। तुम्हारे पति का जो छोटा भाई है उसे तुम अपना छोटा भाई ही समझो, चाहे बेटा समझो, और उससे तुम हमेशा पर्दा किया करो। अपने कमरे में बिना बेल बजाए या फिर बिना आवाज लगाए उसे आने मत दिया करो, क्योंकि घर में और कोई नहीं है, पति बाहर काम पे चला जाता है, तुम अकेली रहती हो। कुछ दिन बाद यह लड़का भी बड़ा हो जाएगा, इसीलिए इससे पर्दा रखना बेहद ही जरूरी है, लेकिन उसे इज्जत अपने बेटे और भाई की तरह ही देना। सरिता ऐसा ही करती है। अपने देवर को वह अपने बेटे के समान ही मानती है। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन विनोद मार्केट गया हुआ था और उसी मार्केट में विनोद का एक्सीडेंट हो जाता है और विनोद इस दुनिया को छोड़कर अलविदा कह देता है। अब इधर सरिता और उसके छोटे देवर को जब इन बातों का पता चला तो वह लोग फूट फूट कर रोने लगते हैं। किसी तरह से यह लोग उस विनोद का अंतिम संस्कार करते हैं। अब घर में विनोद की पत्नी सरिता और उसका जो छोटा देवर था, वही दोनों बचे थे। अब इधर सरिता को घर काटने को दौड़ने लगा। पति की यादों में वह फूट फूट कर रोने लगी और ना ही वह खाना खाती, ना ही पानी पीती। दोस्तों, हमेशा ही वह अपने पति की यादों में गुमसुम रहती। अब इधर जो 14 साल का छोटू था, यह साथियों अपनी भाभी की ऐसी अवस्था को देखकर यह भी बेहद दुखी रहने लगा, क्योंकि घर में कोई और नहीं था, उसका भाई ही था। वही कमा कर लाता था, उसी से पालन पोषण होता था। और जो 14 साल का लड़का छोटू था, यह तो अभी पढ़ाई कर रहा था, भैया भाभी के साथ रह रहा था। एक दिन की बात है, छोटू शाम को बाजार जाता है। होटल से वह कुछ खाना लाता है। खाना लाकर भाभी के कमरे में वह पहुंच जाता है। भाभी बेसुध हालत में बैठकर रो रही थी। बिना आवाज लगाए, बिना बताए छोटू जैसे ही भाभी के कमरे में पहुंचा, भाभी इधर उधर बेसुध हालत में थी। वह छोटू को देखकर आश्चर्यचकित हो गई। वह साथियों बैठकर छोटू को डांटने लगी कि छोटू, आखिर तुम्हें बताना चाहिए कि तुम मेरे कमरे में आ रहे हो। तभी छोटू भाभी के पास बैठकर आंसू बहाने लगा और कहने लगा कि भाभी, आपकी ऐसी स्थिति को देखकर मैं रह नहीं पा रहा हूँ। आपने कई दिनों से खाना नहीं खाया, मैं आपके लिए खाना लाया हूँ, आप इस खाने को खा लीजिए। साथियों, जो उसकी भाभी थी, ऐसे प्यार और ऐसे स्नेह को देखकर वह भावुक हो गई। देवर को पकड़कर वह रोने लगी। वहीं फिर जो 14 साल का देवर था, यह साथियों भाभी के लिए एक प्लेट में चावल और दाल निकालता है और भाभी को दे देता है। वहीं भाभी पहले तो खाना नहीं खाना चाहती थी, क्योंकि सरिता की माँ ने उसे समझा दिया था कि घर पर तुम ही अकेली हो, जो तुम्हारा देवर है, किसी के ऊपर भरोसा मत करो, किसी तरह से तुम अपने जीवन को व्यापन करो। अगर तुम्हें यहाँ अच्छा ना लगे तो तुम मायके चली आओ। लेकिन जो सरिता है वह मायके जाने से मना कर देती है, क्योंकि उसके 2 भाई थे, दोनों की शादी हो चुकी थी और दोनों अपनी पत्नी के गुलाम थे। वह जानती थी कि अपने मायके में मैं कितने दिनों तक रह सकती हूँ। अगर 2-4 दिनों तक रहूंगी, मेरे भाई वैसे भी अपनी पत्नियों के गुलाम है और मैं उन पर बोझ बनकर रहूंगी
तो वह एक न एक दिन मुझे ठुकरा देंगे, इसीलिए मैं अपने पति के घर पर देवर की साथ ही रहूंगी। दरअसल दोस्तों, जब बार बार देवर अपने भाभी को खाना खिलाने की जिद करता है तो भाभी सोचने लगती है कि घर पर कोई नहीं है, कहीं मेरा देवर इसमें कुछ मिलाया तो नहीं है, कुछ मिलाकर मेरा फायदा तो नहीं उठाएगा। लेकिन बार बार देवर जब जिद करता है तो भाभी उस खाने को खा लेती है और खाना खाते ही वह बेड पर बेसुध हालत में लेट जाती है। सुबह 8 बजे उसकी नींद खुलती है और जैसे ही उसकी नींद खुलती है उसे बेहद ही हल्का महसूस होता है और वह सोचने लगी कि आज कई दिनों से मैं सो नहीं पा रही थी, नींद नहीं आ रही, लेकिन जैसे ही छोटू ने मुझे खाना खिलाया मैं इतनी गहरी नींद में सो कैसे गई। दरअसल वह छोटू को आवाज देकर अपने पास बुलाती है और उससे पूछती है कि छोटू, आखिर तुमने खाने में ऐसा क्या दिया था कि मुझे खाते ही नींद आ गई। तभी छोटू बताता है कि भाभी, मैंने आपके खाने में नींद की गोलियां मिला दी थी। इतना सुनते ही भाभी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह सोचने लगी कि पति के मरने को कुछ ही दिन बीते हैं, देवर अपना रंग दिखाने लगा। आखिर वह उस छोटू को डांटने लगी कि आखिर तुम नींद की गोली देकर मेरे साथ क्या करना चाहते थे। तभी छोटू कहता है कि भाभी, गलत मतलब मत निकालिएगा। मैंने अपने दोस्तों से यह बात बताई थी कि मेरी भाभी मेरे भाई के गुजरने के बाद वह सो नहीं पाती, रात भर बैठकर रोती रहती हैं, तो उन्होंने मुझे सलाह दी थी कि अगर तुम्हारी भाभी नहीं सोएंगी तो बीमार पड़ जाएंगी, उनकी तबीयत खराब हो जाएगी, इसीलिए तुम अपनी भाभी के लिए नींद की गोली ले जाओ, खाने में मिलाकर खिला दो, जिनसे उनका माइंड फ्रेश हो जाएगा और वो अच्छे से सोएंगी तो उनका स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाएगा। इसीलिए भाभी मैंने आपको नींद की गोली दी थी, प्लीज बुरा मतलब मत मानिएगा। दरअसल वह बार बार अपनी भाभी के पैर पकड़कर समझाने लगा। जो भाभी थी वह भी समझ गई कि जो मेरा देवर है यह इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे करने लगा, इतना आगे के बारे में कैसे सोचने लगा। वहीं साथियों, देवर बहुत ही बड़ी बड़ी बातें करता है, भाभी को समझाता है, आश्वासन देता है कि भाभी आप चिंता मत कीजिए, आज से मैं आपका ख्याल रखूंगा, आपकी हर जरूरतों को पूरी करूंगा, किसी प्रकार की आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और आप अपने मायके भी मत जाइएगा, नहीं मैं अकेला हो जाऊंगा तो कैसे जीऊंगा। इसीलिए भैया तो छोड़कर चले गए, लेकिन आप मुझे छोड़कर मत जाइएगा। तो सरिता भी सोच में पड़ गई कि आखिर मेरा देवर मुझसे कहना क्या चाहता है, इसके मन में क्या चल रहा है। दरअसल जो देवर था भाभी से बार बार रिक्वेस्ट करता है कि आपकी माँ चाहे जितना बुलाएं, आप मुझे छोड़कर मत जाइएगा, आपको मैं बहुत ही खुश रखूंगा। अब साथियों, जो भाभी थी वह भी धीरे धीरे दोस्तों अपने पति को भुलाने लगी और देवर के साथ ही रहने लगी। वही साथियों, जो देवर था भाभी अलग कमरे में सोती थी, देवर अलग कमरे में सोता था, क्योंकि जब तक सरिता का पति था यह दोनों अलग कमरे में अपने ही बेड पर सोते थे और जो छोटू था वह अलग कमरे में सोया करता था। और पति के गुजर जाने के बाद सरिता को डर लगने लगा, नींद आने लगी, वह उस बेड पर अकेले सो नहीं पाती थी। इसीलिए अपने देवर को कहती है कि छोटू, आज से तुम मेरे पास ही लेट जाया करो क्योंकि मैं सो नहीं पाती हूँ। तभी छोटू कहता है, ठीक है भाभी, जैसा आप कहें। दोस्तों, छोटू जो होता है वह अपनी भाभी के पास ही रात में लेटने लगा। सोते समय आप तो जानते ही हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर सो रहा हो तो हाथ पैर कब कहां चला जाए, कब हाथ पैर कहां लग जाए, कोई नहीं जानता। ऐसा ही हुआ छोटू और सरिता के साथ। जो सरिता है अपने देवर के साथ तो सो रही थी, लेकिन रात में छोटू सोते समय अपने भाभी के सीने पर हाथ रख देता है और जैसे ही भाभी के सीने पे हाथ पड़ा उसका कलेजा सहम उठा। वह डर गई और अपने छोटू का हाथ पकड़कर बाहर फेंक दिया और सोचने लगी कि छोटू आखिर मेरे साथ करना क्या चाहता है, आखिर इसके मन में मेरे प्रति क्या चल रहा है। वहीं साथियों, छोटू से अगले दिन सरिता कहती है कि अगर तुम्हें अलग सोना है तो सो जाओ, मैं किसी तरह से सो जाऊंगी। तभी छोटू कहता है, भाभी चिंता मत कीजिए, आपकी सारी जरूरतों को मैं पूरी करूंगा और आपका ख्याल रखूंगा, आप मुझसे डरती क्यों हैं। दरअसल वह बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है। भाभी फिर जो मन में ख्याल थे वह फिर ख्याल दूर हो जाते हैं। सोचने लगती है कि छोटू अभी छोटा है और घर में कोई नहीं तो यह मेरे बारे में अच्छा ही सोचता है। एक दिन रात के समय जो भाभी थी लेटी हुई थी, उसके मन में ख्याल आया कि आखिर छोटू मेरे बारे में क्या सोचता है, जरा इसके शरीर को मैं छू कर देखूं, यह मेरे साथ करना क्या चाहता है। जैसे ही सरिता अपने छोटू के शरीर को इधर उधर छूटी है, उसके शरीर में अलग ही परिवर्तन होने लगा और वह अपनी भाभी को कसकर अपनी बाहों में भरने लगा। भाभी उसे तुरंत ही दूर झटक देती है और दोस्तों वह बेड से उतरकर खड़ी हो जाती है। छोटू को डांटने लगती है कि आखिर छोटू, तुम करना क्या चाहते हो। अगर तुम्हारे मन में मेरे प्रति गंदा विचार चल रहा हो, गंदी भावनाएं हो, तो उसे निकाल दो। जो तुम सोच रहे हो वह मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता।
वही छोटू बेहद हैरान हो गया, क्योंकि छोटू ने तो कुछ किया ही नहीं। उसकी भाभी ने ही उसे छुआ था, टच किया था। उसके शरीर में परिवर्तन हो गया और वह अपने आप को रोक नहीं पाया, भाभी को अपनी बाहों में भर लिया। वह तुरंत ही भाभी के पैरों में गिर पड़ा, माफी मांगने लगा और कहा, भाभी मुझे माफ कर दीजिए। वह दोस्तों माफी मांगकर वहां से चला गया। दोस्तों रात में ही छोटू घर से चला जाता है, पूरी रात घर नहीं आता, पूरा दिन बीत जाता है, घर नहीं आता। इधर सरिता घर पर अकेली हो जाती है और वह छोटू को इधर उधर खोजने लगी, ढूंढने लगी। आखिर वह विधवा हो गई थी। दोस्तों वह जाए तो कहां जाए। अब इधर जो सरिता अपने माँ के पास फोन करती है और बता देती है कि जो छोटू है अब यह मेरे बारे में न जाने क्या सोचता है, न जाने मेरे बारे में क्या देखता रहता है, मुझे घूरता रहता है। आखिर मैं अकेले इसके साथ कैसे रहूं। तभी जो सरिता की माँ थी वह कहने लगी कि बेटी इसीलिए मैं कह रही हूँ कि तुम्हारे पति अब इस दुनिया में नहीं है, तुम मायके चली आओ। उस घर में अब कितने दिन तुम समय बिताओगी, अभी तुम्हारे कोई बच्चे ही नहीं है, अभी तुम्हारी शादी को कितने दिन हुए हैं। तुम घर आ जाओ, अपने घर में अपने भाइयों के साथ रहो और जो तुम्हारे पास जेवर पैसे हैं सब लेकर चली आओ। दरअसल दोस्तों लेकिन सरिता की माँ बार बार उसे बुलाती है, लेकिन सरिता फिर से यही सोचने लगती है कि मेरे भाइयों की शादी हो गई और वह अपनी पत्नियों के गुलाम है, कितने दिनों तक मैं उनके पास रहूंगी। मेरे जेवर पैसे ये लोग जो मांग रहे हैं उसे लेकर यह लोग खर्च कर देंगे, रख लेंगे तो मैं अकेली हो जाऊंगी। और भले ही यह मेरा देवर छोटा है, अभी नादान है, नादानी कर रहा है, बड़ा होगा तो समझ जाएगा। वह अपनी माँ से कहने लगी कि माँ मैं तो अपने देवर को अपने बेटे समान, अपने भाई समान मानती हूँ, लेकिन न जाने मेरा देवर मेरे बारे में क्या सोचता है। साथियों जब उसकी माँ अपने पास उसे बुलाने की जिद करती है तो सरिता फोन रख देती है और दोस्तों यही सोचती है कि अब इसी घर में रहूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। वह घर में खाना बनाती है, देवर का इंतजार करती है, लेकिन देवर नहीं आता। शाम को दोस्तों छोटू घर आता है और देखता है कि भाभी लेटी हुई हैं और वह अपने कमरे में जाकर लेट जाता है। लेकिन जैसे ही सरिता को पता चला तुरंत ही वह इस छोटू के कमरे में आई और दोस्तों जैसे ही कमरे के अंदर प्रवेश किया देखती है कि जो छोटू है वह दोस्तों अपने कपड़े निकालकर मोबाइल में अश्लील फिल्म देख रहा है और अपने प्राइवेट पार्ट को सहला रहा है। यह सब देखकर सरिता दबे पांव तुरंत ही रूम से बाहर गई और रूम के बाहर से ही वह छोटू को आवाज लगाने लगी। छोटू तुरंत ही दोस्तों कपड़े पहनकर भाभी के पास गया। भाभी तुरंत ही दोस्तों छोटू को 2-3 थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुमको शर्म नहीं आती, मैं घर पर अकेली हूँ, 2 दिनों से तुम गायब हो और तुमने तो शराब पी है, तुम आखिर इतनी छोटी उम्र में कर क्या रहे हो, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। उसी समय छोटू कहता है कि भाभी जी मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। आप तो जानती ही हैं कि भैया आप इस दुनिया में नहीं है, आप अकेली हैं। अगर आप चाहें तो अपने मायके जा सकती हैं, लेकिन आपके जाने के बाद मैं अकेला हो जाऊंगा, अनाथ हो जाऊंगा। भैया के जाने के बाद आप ही मेरा सहारा हैं, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे शादी कर लें। आपको मैं भैया से बढ़कर खुशी दूंगा और पूरा जीवन ही आपकी हर एक जरूरतों को पूरी करूंगा। आप मेरे साथ रहें और आप मुझसे शादी करके हम दोनों खुशहाल तरीके से, मैं भैया से भी आपको ज्यादा खुशी दूंगा। इतना सुनते ही भाभी 2-3 लपड़ और मार देती हैं और कहती हैं कि तुम्हारे भाई को मरे हुए अभी 1 महीने का समय ही नहीं गुजरा, जो परिवार में घर में लोग हैं वह मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि पति को मरे हुए 1 महीने का समय गुजरा नहीं और इसने 14 साल के देवर के साथ शादी कर ली। वह दोस्तों वहीं फूट फूट कर रोने लगी, देवर को समझाने लगी कि मान जाओ, ये सब मेरे साथ मत करो, मैं ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन देवर बार बार भाभी के पैर पकड़ लेता है कि भाभी आप अकेली हो जाएंगी, जीवन भर अनाथ रहेंगी, जीवन भर अकेली रहेंगी, आप अपने जीवन को काट नहीं सकती, मान जाइए। भले ही मेरी उम्र छोटी है लेकिन मैं आपको बहुत खुश रखूंगा। दोस्तों भाभी से इतना कहकर फिर से छोटू कमरे से बाहर चला गया और दोस्तों वह 1 हफ्ते तक घर नहीं आया। सरिता पूरी बातों को अपनी माँ से बताती है कि जो मेरा देवर है यह ऐसी हरकतें कर रहा है और मेरे साथ शादी करने के लिए कह रहा है, आखिर मैं क्या करूं। दरअसल उसकी जो माँ होती है वह फिर अपनी बेटी को समझाने लगती है कि लड़का तो छोटा है, तुम्हारा तो पति अब इस दुनिया में नहीं है, अगर तुम करना चाहो तो उस लड़के से शादी कर लो। तभी सरिता कहती है कि माँ मेरे पति को 1 महीने का समय ही गुजरा है। कि वह अपनी माँ से कहने लगी कि माँ आप तो जानती हैं अभी मेरे पति को कितने दिनों का समय ही गुजरा है, आखिर लोग समाज मुझ पर क्या कहेगा, थू थू करने लगेगा, इसीलिए मैं इस लड़के से शादी नहीं कर सकती। क्योंकि मैं जब घर में आई थी तो आपने ही कहा था यह मेरा बेटा है, यह मेरा भाई है। अब आप ही बताइए इतनी छोटी उम्र के लड़के के साथ मैं यह सब कैसे कर लूं। जो सरिता की माँ थी वह तो कह देती है कि तुम शादी कर लो, उसी के साथ उसी घर में खुशहाल तरीके से दोनों लोग रहने लगो। लेकिन सरिता कहती है कि मैं जब इस घर में आई थी तभी से मैंने इसे अपना बेटा और भाई मान लिया था, मैं इसके साथ ऐसा नहीं कर सकती। छोटू जब दोबारा फिर से अपनी भाभी
से बार बार रिक्वेस्ट करता है, शादी की जिद करता है, भाभी मना कर देती है। तो जो छोटू था यह अपनी भाभी के बारे में साथियों बहुत ही बुरा सोचने लगा। अब यह छोटू भी जान चुका था कि उसकी भाभी उनकी हसरतों को पूरी नहीं करेंगी, उसके साथ शादी नहीं करेंगी, क्योंकि छोटू भी चाहता था कि उसकी भाभी अब अकेली हो जाएंगी, वह जीवन भर अकेली रहेंगी। भाई नहीं है तो क्यों ना वह वही अपनी भाभी का सहारा बन जाए। लेकिन भाभी तो इस लड़के को बेटा मानती थी, भाई मानती थी, इसीलिए वह यह सब करने से जब मना कर देती है तो छोटू दोस्तों गुस्से में अपनी भाभी के बारे में पूरे गांव में, पूरे समाज में यह अफवाह उड़ा देता है कि उसकी भाभी पहले से ही बदचलन है, नए नए पुरुषों से बात करती है, रात में नए नए पुरुषों से मिलती है, घर बुलाती है। इसीलिए उसके भाई को टेंशन रहती थी और टेंशन में आते ही उसके भाई का एक्सीडेंट हो गया। इसी तरह की जब पूरे गांव में आसपास के लोगों को यह अफवाह होने लगी, सब लोग जानने लगे कि यह लड़की तो बेहद ही बदचलन है, यह औरत बहुत ही बेकार है, यह 14 साल के लड़के के साथ भी संबंध बनाना चाहती है। जब इस तरह की अफवाह उड़ने लगी तो दोस्तों उसी इलाके के कुछ धर्म के ठेकेदार आए और इस सरिता को दोस्तों समझाने लगे कि आखिर तुम्हारे पति का स्वर्गवास हो गया है, तुम अकेली इस घर में रहती हो, देवर के साथ गंदी हरकतें करती हो, नए नए पुरुषों के साथ संबंध रखती हो, तुम यहाँ रहने लायक नहीं हो, चलो यहाँ से निकलकर दूसरे गांव में चली जाओ, हमारे गांव में मत रहो। दोस्तों उसे बहुत ही लज्जित करते हैं, दोस्तों घर से बाहर निकाल देते हैं। यह सब दोस्तों जो सरिता थी वह सहन नहीं कर पाई और दोस्तों वह तुरंत ही घर के अंदर जाती है अपने कपड़े जेवर पैक करके। जहां वह नहीं जाना चाहती थी वहां अपने मायके दोस्तों चली जाती है। भाभी दोस्तों अपने देवर की यह सब करतूतों को सहन नहीं कर पाई, मायके चली गई, अपने माँ बाप के साथ, अपने भाइयों के साथ रहने लगी और यह जो लड़का था अकेले अपने घर में अय्याशी करने लगा, अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने लगा, रहने लगा। साथियों इस तरह की सच्ची घटना बताने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, न ही किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है, बल्कि समाज में घटित हो रही इस तरह की घटना के बारे में बताना, आपको जागरूक करना, सतर्क करना है। साथियों यह जो 24 साल की लड़की थी जब शादी करने के बाद इस घर में आई थी तो अपने छोटे देवर को अपना भाई और अपने बेटे के समान मानती थी। पति का जब स्वर्गवास हो गया तो देवर इसके साथ रहना चाहता था, सब कुछ करना चाहता था, सोचता था कि भाई नहीं है मैं ही भाभी का ख्याल रखूं, लेकिन भाभी के दिल में तो इसके प्रति बेटे और भाई की इज्जत थी, तो कहां से उसके साथ यह सब कर ले। इससे देवर ने सही किया या गलत किया, इसके बारे में आपकी जो भी राय हो हमें जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई घटना के साथ।